Hello everyone, today we are going to discuss section 2 subclause I CRPC जुडिशियल प्रोसीडिंग। आज हम बात करेंगे जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में। जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन 2 सबक्लॉज I CRPC में डिफाइन किया गया है डेफिनेशन क्लॉज में, जहां की ये बताया गया है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंतर्गत ऐसी कार्यवाही आती है जहां की साक्ष्य को वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या फिर लिया जा सकता है। अब आपको इतने में ही समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली में जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है, इतने में ही जुडिशियल प्रोसीडिंग खत्म हो जाती है क्या। इससे पहले जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है, इससे पहले हमें यह जानना चाहिए कि न्यायालय क्या है। न्यायालय के समक्ष जो कार्यवाहियां होती हैं वही सब जुडिशियल प्रोसीडिंग है, न्यायिक कार्यवाही है। लेकिन न्यायालय क्या है? आमतौर पे लोग क्या सोचते हैं कि कोर्ट मीन्स कोई प्रीमाइसेस, कोई बिल्डिंग, कोई ढांचा, लेकिन ऐसा नहीं है। कोर्ट मीन्स ऐसा नहीं है कि मात्र उस किसी बिल्डिंग को बोल देंगे या किसी जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये मात्र बिल्डिंग बस नहीं है। कोर्ट का मीन्स ये होता है कि लीगल तौर पे किसी व्यक्ति को एज अ जज अपॉइंट किया गया हो जुडिशियल एक्टिंग करने के लिए, या फिर ग्रुप ऑफ जजेस, बॉडी ऑफ जजेस, मतलब कि जजेस का एक ग्रुप अपॉइंट किया गया हो जुडिशियल एक्टिंग करने के लिए या न्यायिक कार्यवाही करने के लिए। उनको हम कहेंगे कि ये जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं वो जुडिशियल एक्टिंग न्यायिक कार्यवाही है, और उन लोग न्यायालय हैं। न्यायालय कोई बिल्डिंग नहीं है। कोर्ट का कार्य यानी कोर्ट में बैठे जो लोग हैं वो जो कार्य कर रहे हैं उस समय, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? न्यायिक, यानी कि न्यायालय। उन्हें हम कहेंगे न्यायालय। अलग से कोई बिल्डिंग न्यायालय नहीं है। आईपीसी में सेक्शन 20 में बताया भी गया है कि न्यायालय क्या है। न्यायालय के अंतर्गत अकेले कोई जज या फिर ग्रुप ऑफ जजेस जो कि जुडिशियल एक्टिंग करने के लिए लीगली अपॉइंट किए गए हैं, उन्हें हम कहेंगे कि वो न्यायालय हैं या न्यायिक कार्य कर रहे हैं। अब देखिए जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है। कोर्ट के समक्ष जब कोई विटनेस जाता है तो वो केवल जो साक्ष्य देता है, ऐसा नहीं कि वो झूठ बोलेगा तो बहुत बड़ा कोई पाप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब कोई विटनेस कोर्ट के समक्ष जाता है तो उसे ओथ दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है कि जो भी बोलोगे वो तुम सत्य बोलोगे, मतलब ओनली स्पीक ट्रुथ, इसकी उम्मीद की जाती है। लेकिन अगर वो सच नहीं बोला तो क्या होगा? आईपीसी की सेक्शन 193 में उसे 7 साल की सजा होगी। जुडिशियल एक्टिंग के दौरान, न्यायिक कार्य के दौरान अगर विटनेस जाके वहां पे झूठ बोल रहा है, जो साक्ष्य दे रहा है जब विटनेस वो झूठ बोल रहा है, तो 193 आईपीसी के तहत उसे पनिशमेंट मिलेगी, जो कि 7 साल की सजा दी गई है। अपराधी की सजा जो भी हो नहीं पता, लेकिन जो विटनेस है जो झूठ बोल रहा है उसे सेक्शन 193 आईपीसी में 7 साल की सजा मिलेगी। अब देखिए न्यायालय की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। जुडिशियल एक्टिंग, न्यायालय जो भी कार्य करता है या न्यायालय के समक्ष जो भी कार्य होता है वो सब जुडिशियल एक्टिंग है या न्यायिक कार्यवाही है। जुडिशियल एक्टिंग कब शुरू होती है? जब कोई मैटर, कोई अफेंस हुआ, चाहे वो अगर क्रिमिनल केस है तो उसे अफेंस बोल देते हैं, सिविल कार्यवाही है तो सिविल मैटर हुआ तो भी दोनों चीजें कोर्ट में ही जाती हैं। तो कोर्ट का काम, अगर कोई मान लीजिए अफेंस हुआ है, कोर्ट का काम कहाँ से शुरू होता है? कोर्ट का काम वहां से शुरू होता है जबकि 154 सीआरपीसी में सबसे पहले आप जाके एफआईआर दर्ज कराए, या फिर मजिस्ट्रेट के समक्ष आप जाके कंप्लेन फाइल कराए 200 में। तो अगर मजिस्ट्रेट के पास आप जा रहे हैं तो वहीं से तुरंत कार्रवाई, कंप्लेंट फाइल करने के बाद से न्यायिक कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपने एफआईआर दर्ज कराई है 154 के तहत, तो 173 में जब पुलिस डायरी अपनी कोर्ट के समक्ष सबमिट करेगी, उसके बाद से जुडिशियल प्रोसीडिंग शुरू होगी। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन हुआ कि क्या इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग है? नहीं।
क्यों? इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस ऑफिसर करता है, और पुलिस ऑफिसर जुडिशियल कार्यवाही कर नहीं सकता। जुडिशियल कार्यवाही कौन करता है? कोर्ट करती है, यानी वहां पे बैठे जजेस करते हैं, मजिस्ट्रेट करते हैं, या फिर उनके द्वारा लीगली अथॉराइज्ड कोई पर्सन करता है। लेकिन वहां पे पुलिस ऑफिसर का जो भी कार्य है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंतर्गत नहीं आएगा। जुडिशियल प्रोसीडिंग की कार्यवाही 173 में जब सबमिट हो गई सीआरपीसी में पुलिस डायरी, इसके बाद न्यायालय वहां पे क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी होने के बाद क्या जुडिशियल प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। जुडिशियल प्रोसीडिंग में वहां पे विटनेसेस को बुलाया जाता है, अफेंडर को बुलाया जाता है, विक्टिम को बुलाया जाता है, सारे रिकॉर्ड्स जो भी उनके पास हैं, जो सबूत है, वो सब इकट्ठा किए जाते हैं, सबमिट करवाए जाते हैं। मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया है तो वहां पे खून से लथपथ जो भी क्लॉथ्स हैं या फिर वेपन्स हैं वो सब सबमिट किए जाते हैं। तो द्वारा जितने ऑर्डर्स दिए जाते हैं, जो भी कार्यवाही वहां की जाती है, वो सारी कार्यवाही जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाती है। फाइनली जो डिसीजन आता है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग के तहत ही आता है। वैसे तो न्यायालय की डेफिनेशन जो हमने 20 आईपीसी में बताया वही सीआरपीसी में लागू होती है। न्यायालय की डेफिनेशन एविडेंस एक्ट में भी दी हुई है, लेकिन वो सीआरपीसी पे अप्लाई नहीं होती है, वो केवल एविडेंस एक्ट पे भी अप्लाई होती है। एविडेंस एक्ट में क्या बताया गया है कि न्यायालय मीन्स सभी जजेस, ऑल मजिस्ट्रेट्स एंड जो भी लीगली अथॉराइज्ड पर्सन है साक्ष्य कलेक्ट करने के लिए, साक्ष्य लेने के लिए, वो सब न्यायालय के अंतर्गत आएंगे। लेकिन वहां पे क्लियर किया गया है कि जो भी आर्बिट्रेटर होगा, मध्यस्थ होगा, वो न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। उपभोक्ता फोरम भी न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है, कंज्यूमर फोरम जिसे कहेंगे। कमीशन भी न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। ये एविडेंस एक्ट में न्यायालय की परिभाषा दी हुई है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं हम, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।